अलेक्जेंडर केज के दोस्त, परिवार वाले या फिर उसके जान पहचान का हर आदमी सिर्फ एक ही बात कहता है कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान था। इंटरनेट पर एक दौड़ में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पहुंचा हुआ कंप्यूटर इंजीनियर अलेक्जेंडर केज सचमुच जीनियस था। उसका कहना था कि जहां बात कंप्यूटर्स की हो, वो डेवलपमेंट से लेकर इंक्रिप्शन तक हर एक काम में माहिर है। थाईलैंड में केज मानो किसी सुपर सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहा था। उसके पास कई बंगले थे, लग्जूरियस गाड़ियां थी और एक परिवार भी था। उसकी बीवी मां बनने वाली थी और शायद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। लेकिन क्राइम की दुनिया ऐसी है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एक न एक दिन पाप का घड़ा फूट ही जाता है, फिर चाहे क्रिमिनल मामूली चोर हो या एक $multi-million एम्पायर का मालिक। इंसाफ की नजर में सब एक बराबर है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि आखिर केज किस तरह के इल्लीगल काम करता था? जवाब है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो गुमनाम कोना है जहां टॉर ब्राउजर्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे मीडियम का इस्तेमाल करके एनोनिमसली कुछ भी खरीदा बेचा जा सकता है। कारण यह है कि टॉर जैसे इंजन्स आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी को इतने सर्वर्स से बाउंस करते हैं कि आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं बिटकॉइंस अनट्रेसेबल करेंसी है जिसकी ट्रैकिंग डिटेल्स किसी ऑथोरिटेटिव फिगर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जो भी डार्क वेब की दुनिया से थोड़ा बहुत वाकिफ है, उन्हें सिल्क रोड के बारे में आइडिया तो जरूर ही होगा। सिल्क रोड डार्क वेब का सबसे बड़ा काला बाजार रह चुका है। एक ऐसा मार्केट प्लेस जिसे रॉबर्ट उल्ब्रिच सिर्फ एक लैपटॉप की मदद से कंट्रोल करता रहा। 2011 में पहली बार जब एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट बाहर आया जो कि टॉर ब्राउजर के नकाब में बिटकॉइंस के खुफिया पेमेंट वेब के अंदर लाखों की संख्या में कस्टमर्स इकट्ठा करने लगा, तब मानो ड्रग माफिया और दूसरे क्रिमिनल्स को एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई थी। लेकिन 2013 में FBI ने सिल्क रोड को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। रॉबर्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई जिससे देश दुनिया को उदाहरण मिल सके। लेकिन सिल्क रोड तो बस शुरुआत थी। शातिर क्रिमिनल्स के मुंह में खून लग चुका था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोई निशान नहीं। अगर सही से डार्क वेब को कंट्रोल किया जाए तो हर आदमी बादशाह बन सकता था। इसके तहत हुआ यह कि सिल्क रोड 2.0 सिल्क रोड से ठीक एक महीने बाद नजर आई, लेकिन ये जल्द ही खत्म भी हो गई। फिर आया एक दौड़ जहां कई मार्केट प्लेटफॉर्म्स आने लगे, जैसे कि इवोल्यूशन, अगोरा, सिल्क रोड 3.0 और ना जाने क्या क्या। डार्क वेब वाज द हॉट प्लेट नाउ। कभी ऑपरेटर्स खुद पैसे लेकर भाग गए तो कभी साइट ओनर्स ने खुद गिव अप कर दिया, क्योंकि इस अंधेरे का कोई अंत नहीं था। लेकिन 2011 से 2014-15 तक चल रही इन कहानियों के पीछे कोई तो छुपा था। एक शातिर आदमी जो चुपचाप घात लगाए बैठा था कि कब उसका वक्त आएगा, कब वो खुद को ऑनलाइन इलीगल बिजनेस का सरताज घोषित कर पाएगा। और इसी के साथ अल्फा बे का चैप्टर बाहर आता है जिसे चला रहा था एक हुडेड मास्टरमाइंड बाय द यूजर नेम अल्फा O2, या आप 02 भी कह सकते हैं। अल्फा बे 2014 के दिसंबर में डार्क वेब पे सरफेस करता है कुछ मामूली से क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ। शुरुआत में हमारा एडमिन अल्फा O2 सिर्फ कार्डर की भूमिका निभाता है। अब कार्डर कौन है? कार्डर एक जांबाज साइबर क्रिमिनल होता है जो कि हजारों की संख्या में क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चुरा कर लोगों में बांटता है। ये हैकर इस कार्ड इंफॉर्मेशन के ट्रेडिंग में इतना शातिर था कि उसने खुद की अपनी एक किताब लिख डाली, सिर्फ 16 पेज की किताब, जिस किताब का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिंग गाइड, जहां पे लोगों को वो सिखा रहा था कि कैसे अब कार्ड्स का डेटा चुरा सकते हैं, मामूली लोगों को उल्लू बना सकते हैं, उनके बैंक इंफॉर्मेशन को हथिया सकते हैं इत्यादि। लेकिन जैसा मैंने कहा था, काले इंटरनेट की काली परछाई से कोई अछूता नहीं रहता। तो ऐसे में जल्द ही अल्फा O2 को और भी कई लुक्रेटिव ऑफर्स मिलने लग गए थे। फॉर एग्जांपल ड्रग्स, हथियार, पैसों का इधर उधर करना, हेर फेर करना, चोरी के सामान, काफी कुछ। समझ सकते हो जितना इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है वो सब अल्फा बे पे होने लगा। खुद अल्फा O2 के शब्दों में उसके बातों को बयां किया जाए तो वो कहता है कि वो अल्फा बे को एक ईबे स्टाइल थीम्ड मार्केट बनाना चाहता है, वो भी अंडरवर्ल्ड का ऑन डार्क वेब। लेकिन अल्फा O2 कोई नौसिखिया नहीं, उसने ट्रेड सीक्रेट सीखने के लिए सालों का वक्त लगाया है। वो अपने कस्टमर्स को और सेलर्स को गुप्त मैसेजेस से आगाह करता है कि उसका वेबसाइट सेफ है। सिक्योरिटी उनका पहला रूल है और खास करके ये लोग रशियन गवर्नमेंट से तो पंगा नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए इस
इस इनफेमस साइट पे किसी बच्चों से रिलेटेड कुछ गंदी चीज या फिर बैंकिंग इंफॉर्मेशन, इन चीजों को भी बंद कर दिया गया था। अब इसका कारण ये हो सकता है कि शायद अल्फा O2 खुद को सेफ रखना चाहता था, या फिर वो ये डिपिक्ट करना चाहता था कि वो खुद रशिया से है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अक्सर वो अपने मार्केट प्लेस पे रशियन सिग्नेचर का ही इस्तेमाल किया करता था। इस खेल में किसी भी तरह की सावधानी बरतने में अल्फा O2 कोई कसर नहीं छोड़ता। रॉबर्ट सिल्क रोड फियास्को के बाद अल्फा O2 एक अपने इंटरव्यू में कहता है कि गवर्नमेंट कोई भी दुकान बंद करवा सकती है, लेकिन एक आइडिया को बंद नहीं कर सकती। एक आइडिया कभी नहीं रुकता। जब तक ड्रग्स को लेकर कोई खासा फैसला नहीं किया जाता, ऐसे मार्केट्स आते जाते रहेंगे। अगर हम अल्फाबे की वेबसाइट की बात करें तो आप खुद ही सोचिए कि एक शातिर कंप्यूटर इंजीनियर किस तरह की वेबसाइट बना सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्फाबे ईबे और अमेज़न की तरह स्मूथ मार्केट प्लेस था। एक ऐसी जगह जहां आप सामान चूज कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, इनफैक्ट बिडिंग तक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट पॉपुलर मगर सेफ क्रिप्टो करेंसी से की जाती है, जैसे कि बिटकॉइंस या इथेरियम, ताकि कोई खतरा ना रहे। 2015 आते आते अल्फाबे अगोरा को पीछे छोड़ डार्क वेब का सबसे बड़ा बादशाह बन चुका था। अगोरा के गिरते ही उसके हजारों सेलर्स और बायर्स भी यहां माइग्रेट कर गए। यहां सिक्योरिटी का तो कोई जवाब ही नहीं था। आई मीन FBI, DEA जैसे ना जाने कितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पीछे पड़े हैं, लेकिन फाउंडर अल्फा O2 तो दूर, अब तक कोई किसी सेलर या बायर तक को पकड़ नहीं पाया था। लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था। आने वाले खतरे से बेखबर अल्फा O2 अब रिटायरमेंट ले लेता है। अपना नाम अल्फा O2 से बदलकर सिर्फ एडमिन रख लेता है और वो साफ जाहिर करता है कि अब वो किसी भी सेलर से डायरेक्टली बात नहीं करेगा। यह बिजनेस अब उसका कमांडर इन चीफ चलाएगा, जिसे डार्क वेब की दुनिया में डी स्नेक के नाम से जाना जाता है। गौर करें कि इस मुकाम पर अल्फाबेट चरम सीमा पर है। यूजर्स 2 लाख तक पहुंच चुके हैं और 2016 तक रेवेन्यू का आंकड़ा $350,000 पार कर गया है। जहां एक तरफ अल्फा O2 धीरे धीरे डार्क वेब माफिया का सरताज बन रहा था, दूसरी तरफ उसके लिए एक बड़ी चुनौती जन्म ले रही थी। मिलर, अमेरिका के DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के जाबाज एजेंट, अपनी जिंदगी में बस एक बार SWAT एजेंट बनना चाहता था। SWAT यानी यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल ऑफिसर्स की एक टीम जो कि हाई रिस्क क्रिमिनल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, देन हॉस्टेज सिचुएशंस आदि को भी संभालते हैं। वहीं रैबनिन, कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में सरकार के भरोसेमंद प्रोसिक्यूटर, खुद भी सिल्क रोड कांड के बाद से ही डार्क वेब के ड्रग मार्केट को फोड़ना चाहता है। एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस और बर्निंग डिजायर्स इन्हें साथ लाता है और एक एक करके ऑनलाइन ड्रग माफिया पकड़े जाने लगते हैं। छोटे मोटे डीलर्स और काले इंटरनेट के ट्रेडर्स अब पुलिस की नजर में आने लगे। जल्द ही सभी को समझ आ चुका था कि मास्टरमाइंड खुद को अल्फा O2 बुलाता है। काले बाजार की जड़ को काटने का वक्त आ चुका था। तभी इनके हाथ लगता है अल्फाबे का एक छोटा सा फ्लॉ, जो कि इस गुमनाम मास्टरमाइंड को बहुत भारी पड़ने वाला था। बेसिकली एक एनोनिमस टिप्सटर जो इंटरनेट के जरिए मिलर का ईमेल एड्रेस ढूंढता है और वो कहता है कि उसे अल्फा O2 के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है। वो बताता है कि वो अल्फा O2 के पहले कस्टमर्स में से एक है। तब अल्फाबे के डिजाइन में एक छोटी सी गलती हो गई थी। बेसिकली यूजर्स को कंपनी की तरफ से एक वेलकम ईमेल भेजा गया था, जिसके मेटा डेटा में खुद अल्फा O2 का असल ईमेल एड्रेस मौजूद था, which was pimp_alex_91@hotmail.com। अब भले ही अल्फाबे ने जल्द ही इस गलती को सुधार दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये टिप देने वाला आदमी खुद सेलर था, कोई कंपटीटर या कोई और, पता नहीं, लेकिन इसने अल्फा O2 के गड़े मुर्दे उखाड़ दिए थे। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स इस ईमेल एड्रेस को पूरे इंटरनेट पे ढूंढने लगे और उन्हें यहाँ एक एलेक्स नाम के बंदे का डेटिंग प्रोफाइल मिलता है। यहाँ एक तस्वीर भी मिलती है जो कनाडा के साउदर्न क्यूबेक से आई थी। ये शहर एलेक्स यानी हमारे अल्फा O2 का होम टाउन था। इंटरनेट के रास्तों पर एलेक्स फिर दिखाई देता है। 2008 में एलेक्स एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर लोगों को फोटोज से वायरस निकालने की कला सिखा रहा है। डेट्स के मुताबिक अब एलेक्स 23 साल का है। ईमेल एड्रेस भी वही है और नाम है अलेक्जेंडर केजेस।
इंटरनेट की दुनिया को एक खुला समंदर कहा जाता है, एक ऐसा समंदर जहां हर लहर एक दूसरे को छू कर गुजरती है। अलेक्जेंडर केज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ एक ईमेल एड्रेस से DEA और SWAT टीम्स को एलेक्स के लिंक्डइन अकाउंट के बारे में पता चल गया, उसका पेपल इंफॉर्मेशन मिल गया, साथ ही उसका डेटिंग प्रोफाइल तो मिल ही गया था एंड फाइनली टीम उसके घर तक पहुंच गई। अलेक्जेंडर केज थाईलैंड में एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा था। उसके नाम $3 मिलियन वाले बंगले थे, साथ ही कई लग्जरी गाड़ियां थी। एक तरफ उसकी बीवी थी जो कि मां बनने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी जिनके साथ वो एकदम मशगूल रहता था। वो इन सब में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि अमेरिका के साथ ऐसे ही 7 कंट्रीज जुड़ चुके हैं जो कि उसे खोजने के लिए एक एक्सपीडिशन चला चुके हैं। जल्दी पुलिस एलेक्स का आईफोन ट्रैक कर लेती है, साथ ही हर उसके गैर कानूनी और कानूनी अड्डों का पता लगाती है। सब बस एक मौके की तलाश में थे कि कैसे भी हम अल्फा O2 या फिर उसे आप अलेक्जेंडर केजेस कहिए या फिर एडमिन, उसके इस एम्पायर को जो कि $1 बिलियन एम्पायर था, उसको गिराया जा सके। अल्फाबे भले ही मार्केट लीडर हो, लेकिन कॉम्पिटिटर्स और भी हैं। इनमें से एक है हांसा मार्केट। हांसा यूरोप के इलीगल अंडरवर्ल्ड मार्केट का लीडर है, लेकिन एक एनोनिमस टिप के बाद नेदरलैंड्स में हांसा का सर्वर खोज लिया गया है। सर्वर से IP एड्रेस से ऑपरेटर्स और मार्केट लीडर, ये कहानी बस खत्म होने वाली है। पता चल जाता है कि ऑपरेटर जर्मनी से मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। जर्मन पुलिस BKA को लूप में लिया जाता है, लेकिन तब तक किसी को भनक लग जाती है। हांसा के एडमिन्स अपना दांव खेलते हैं और अचानक हांसा डच सर्वर से गायब हो जाता है। मुमकिन है कि हांसा ने बिजनेस कहीं और शिफ्ट कर लिया था, लेकिन इस बीच हांसा के डेटाबेस में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज के हाथ लगती है। ये इंफॉर्मेशन कुछ क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में है जो पुलिस को नेदरलैंड्स के एक क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंचा देती है। इस एक्सचेंज में पुलिस को बिटकॉइंस का पता तो मिलता है, लेकिन किसी और ही देश में, जी हाँ, लिथुआनिया में। यहीं पर हांसा का नया सर्वर मौजूद है। अब लिथुआनिया, नेदरलैंड्स और जर्मनी मिलकर हांसा को टेक डाउन करने की तैयारी में है, मगर यूरोपियन पुलिस उन्हें रोकती है। FBI उन्हें अल्फाबे के ऊपर चल रहे मास्टर प्लान की खबर देती है। यहां जन्म होता है ऑपरेशन बायोनेट का। बेसिकली 7 अलग अलग देशों की पुलिस, विच इंक्लूडेड अमेरिका, नेदरलैंड्स, लिथुआनिया, जर्मनी, थाईलैंड, कनाडा और यूरोपोल, ये सब मिलकर एक गहरी साजिश रचते हैं ताकि डार्क वेब के इलीगल मार्केट प्लेस को पूरी तरह तबाह किया जा सके। तो इस प्लान के तहत FBI को अल्फाबे के ऑपरेशन को होल्ड पे रखना पड़ता है और उधर हांसा को कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन इस कैप्चर की खबर किसी यूजर या कस्टमर को नहीं दी जाती, यानी कि वेबसाइट को चलने दिया जाता है। यहाँ जर्मन ऑपरेटर्स को चुपचाप लुधियाना से उठा लिया गया था, यानी कि वो किसी को वार्न नहीं कर पाए थे। नतीजा ये होता है कि हजारों की संख्या में जो ऑपरेटर्स थे वो अल्फाबे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखा जाए तो सेकंड मार्केट प्लेस लीडर डूब गया है, लेकिन बिजनेस तो उन्हें कहीं से चलाना था ना, हेंस अल्फाबे। लेकिन क्रिमिनल्स को ये नहीं मालूम था कि भले ही अल्फाबे चल रहा है, लेकिन वो पहले से FBI और DEA के घेरे में है। 5 जुलाई 2017 को थाईलैंड पुलिस DEA के साथ मिलकर केज के खिलाफ एक वारंट निकालती है, लेकिन इसकी भनक अलेक्जेंडर केज को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि केज अपने डेटा को लॉक करे या फिर किसी भी तरह की छेड़छाड़ करे जिससे इन्हें दिक्कत हो। प्लान के मुताबिक एक अंडरकवर फीमेल पुलिस ऑफिसर केज के घर की तरफ निकल पड़ती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है मानो वो किसी नॉर्मल ड्राइव पे हो। अलेक्जेंडर के बंगले के बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने जहां से में ले लेती है और किसी तरह गाड़ी सीधे गेट से टकराती है। इस भागदौड़ के बीच अलेक्जेंडर अपने घर से भागते हुए निकलता है। ऑफ कोर्स घर के बाहर एक्सीडेंट जो हुआ है, उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक सोची समझी साजिश है। ये वही आउटकम है जो पुलिस ढूंढ रही थी। केज के बाहर आते उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। केज को बिल्कुल भी कुछ समझने बूझने का मौका नहीं मिलता। वो अपने किसी भी डिवाइस को इरेज या इनक्रिप्ट नहीं कर पाता। घर के अंदर पुलिस को केज का लैपटॉप मिलता है, वो भी अनलॉक्ड स्थिति में। जी हाँ, अल्फाबे का सर्वर लॉग्ड इन था, यानी कि पता मिल चुका है और साथ ही मिला है केज के खिलाफ हजारों की संख्या में इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। यहाँ केज ने ना सिर्फ अपने एसेट्स, लिस्टिंग्स और क्रिप्टो करेंसीज की जानकारी लिखी हुई थी, बल्कि अपना नेटवर्थ भी मेंशन कर रखा था, जो उस वक्त था $23 मिलियन से भी ज्यादा। इन द एंड अल्फा O2 को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कुछ दिन बाद पुलिस उसकी और हांसा मार्केट के टेक डाउन को पब्लिकली अनाउंस करते हैं। ये कोई छोटी जीत नहीं थी, बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कई क्रिमिनल्स अचानक पकड़े गए जो हांसा के बाद अपना बिजनेस अल्फाबे और उसके जैसे दूसरे साइट्स पे ले गए थे। डार्क वेब किंग की कहानी यहीं खत्म होती है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण।
एक ईमेल एड्रेस, सिर्फ एक स्लिप अप और डार्क वेब का सरताज पुलिस की कस्टडी में था। शायद अलेक्जेंडर केज की कहानी उसके क्राइम करियर के साथ ही खत्म होनी थी, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर ही ये मास्टरमाइंड थाई रॉयल पुलिस कस्टडी में ही अपनी जान दे देता है। जहां डार्क वेब क्रिमिनल एक्टिविटीज का संसार है, जहां पे कई पुलिस एजेंट्स, डीईए ये लोग निगरानी रखे हुए हैं, वहीं अल्फाबे, अगोड़ा और सिल्क रोड जैसे कई वेबसाइट सरेआम अपना बिजनेस चलाते हैं। तो आखिर क्यों इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल होता है? जवाब छुपा है एनोनिमिटी और सिक्योरिटी शील्ड्स में। टॉर ब्राउजर, जिसे ऑनियन ब्राउजर भी कहा जाता है, वो एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर ब्राउजर है। जिस तरह ऑनियन में लेयर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ कई लेयर्स में इनक्रिप्टेड चीजें होती हैं और आपके डेटा को कई सर्वर से जंप कराया जाता है, जिससे कहां से क्या डेटा फेच हो रहा है, कहां क्या जा रहा है, ये पता लगा पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। डार्क वेब को यूं ही काला अंधेरा नहीं कहा गया है। काला अंधेरा इसीलिए क्योंकि यहां आपके लिए किसी के भी पहचान को, ओरिजिनल आइडेंटिटी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसके ऊपर से ये लोग यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी का, जिसका कि सिर्फ एक एड्रेस है ब्लॉकचेन पे। जी हां, हर क्रिप्टो करेंसी को उसके ब्लॉकचेन में ट्रैक किया जाता है, लेकिन ये एड्रेस भी सिर्फ पता बताती है, ये नहीं बताती कि ट्रांसफर कहां से, क्यों, कब, कैसे और किसको हुआ। अब डार्क वेब पे जो इस तरह की वेबसाइट्स होती है, उनको बहुत ही बारीकी से प्रोटेक्ट किया जाता है। टॉर ब्राउजर तो है ही, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड, कोड्स, जिनको खोल पाना एक मुमकिन बात नहीं है। एक और चीज होती है कि इन जैसे वेबसाइट्स का सर्वर कहां पे लोकेटेड है, ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। यहां मैं फिजिकल सर्वर्स की बात कर रहा हूं, जहां से ये एक्चुअली ऑपरेट होते हैं। तो देख रहे हो, टॉर है, इंक्रिप्शन है, ये है, वो है, क्रिप्टो है, इन सब लेयर्स को खोद के एक्चुअल सोर्स तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए किसी को भी चाहिए होता है कुछ क्लू, कुछ हिंट्स, जिसकी मदद से वो लोग इस तरह के बड़े वेबसाइट्स को गिरा सके। अब देखा जाए तो एक तरह से डार्क वेब अच्छी जगह भी है उन लोगों के लिए जो लोग एनोनिमस होकर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, विसल ब्लोअर बनना चाहते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा है तो दूसरा बहुत ज्यादा बुरा है, और डार्क वेब के केस में तो बुरा वाला पहलू ही बहुत बड़ा है। शायद यही वजह है कि डार्क वेब क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स का होली ग्राउंड है। तो बस यही थी अल्फाबे की कहानी। अब हालांकि अलेक्जेंडर का जो दोस्त था डी स्नेक, उसने अल्फाबे को 2021 में वापस से लॉन्च कर दिया है। और बस अल्फाबे ही नहीं, हांसा, अगोड़ा, ऐसे मार्केट के कई रेप्लिकाज आ चुके हैं, 100 से भी ऊपर मार्केट प्लेस जो कि अब भी डार्क वेब पे अवेलेबल है, और इनको गवर्नमेंट बंद करवाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा कर पाना आपको पता चल गया है क्यों मुश्किल है। ये सब सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है।